हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास तक अपन ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बातें चल रही थी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर अपन ने देख लिया था कि एक मेटल और एक लिगेंड के बीच के अंदर एक आयनिक बॉन्ड काम करता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड काम नहीं करता, एक आयनिक बॉन्ड कार्य करता है। और अपन ने देखा जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अपन को बताती है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। जो डी ऑर्बिटल्स है वो 5 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक होता है डी जेड स्क्वायर। जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इन तीनों डी ऑर्बिटल्स को अपन बोलते हैं T2Z ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल बोलेंगे इनको? T2Z ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये दो सेट जो ऑर्बिटल के हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनको बच्चों अपन बोलते हैं इजी कक्षक, इजी ऑर्बिटल। सॉरी, इनको अपन क्या बोलते हैं? इजी ऑर्बिटल। और इन्हें अपन क्या बोलते हैं? T2Z ऑर्बिटल, T2Z ऑर्बिटल बोलते हैं। जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है वो कहाँ पर होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है, बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है कौन सा? डी एक्स वाई ऑर्बिटल। जो डी वाई जेड ऑर्बिटल है वो कहाँ पर होगा? वो होगा बिटवीन द वाई जेड, वाई एंड जेड एक्सिस के बीच में, वाई एंड जेड एक्सिस के बीच में होगा। यूं, ये तो हो गया जेड एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। इनके बिटवीन, बीच में है ये वाले ऑर्बिटल, यूं ऐसा। ये कहाँ पर है? डी वाई जेड के बीच में। एक होता है डी जेड एक्स। डी जेड एक्स का मतलब जो यह ऑर्बिटल है यह जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बिटवीन होता है, बिटवीन द जेड एक्सिस एंड बिटवीन द एक्स एक्सिस। मतलब कि जो 3 ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, यह ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ये जेड एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, बिटवीन द एक्सिस होते हैं यह 3 ऑर्बिटल। बाकी जो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये जो दो ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यह ऑर्बिटल बच्चों ऑन द एक्सिस होते हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं। जैसे मैं बनाऊंगा एक्स और वाई एक्सिस बनाया, देखो मैंने ये तो मैंने बनाया वाई एक्सिस और ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस। अब इनके ऊपर लिख दो ऑर्बिटल्स को ऐसा, ये पहली लूप, ये दूसरी लूप, यूं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो ऑर्बिटल है उनको बोल दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और एक होता है डी जेड स्क्वायर। यह ऑर्बिटल कहाँ पर होते हैं? डी जेड, ये ऑन द एक्सिस होते हैं। जैसे कि ये तो जेड एक्सिस पर एक बीच में यूं ऐसा, ये हो गया डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब जो 3 ऑर्बिटल्स है वो तो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ये कहाँ पर होंगे? बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में। 3 ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में है। बहुत ही अच्छे से आपको इनको समझना है, वरना आपके दिक्कत आएगी अपन जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अप्लाई करेंगे। बहुत ही अच्छे से इनके अरेंजमेंट को समझना है। देखो, जो डी एक्स वाई का मतलब क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स की 2 लूप है, पहली लूप और ये दूसरी लूप, ये जो 2 लूप है इनमें से एक लूप तो कहाँ पर होगी? एक्स एक्सिस के बीच में, और एक लूप कहाँ होगी? वाई एक्सिस के बीच में। तो डी एक्स वाई का मतलब होता है एक लूप तो एक्स एक्सिस के बीच में है, ये रही, और एक लूप वाई एक्सिस के बीच में। बस आपको एक्सिस के बीच में लूप को रखना है और कुछ नहीं। बाकी जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, इनका मतलब है कि जो डी ऑर्बिटल्स की जो लूप है वो एक्स एक्स और वाई एक्स के बीच में है, ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक कल की क्लास में मैंने बता दिया था, आज की क्लास में फिर इसको रिवाइज कर दिया कि एक डी ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट एक्सिस पर कैसे होता है।
जो T2G ऑर्बिटल है, मतलब DXY, DYZ और DZX, ये तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर जो लूप आपको दिखाई दे रही है, यह लूप एक्सिस के बीच में है, बिटवीन द एक्सिस है। बाकी जो DX², Y² और DZ² के अंदर जो लूप है वो ऑन द एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर है। अब अपन एक चीज़ को ध्यान में देखो, जैसे कि मैंने एक ऐसा बनाया, मैं एक्सिस बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। ऐसा मैंने ये एक्सिस बना दी, यूँ, ये मैंने एक्सिस बना दिया ऐसा। एक बार देख लो, ध्यान से अच्छे से समझना भाई इसको। ये मैंने एक्सिस बनाई दी ऐसा, इसको मैंने बोल दिया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया जेड एक्सिस। देखो बहुत ही अच्छे से आपको समझना है कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, उसको समझो पहले ध्यान से। देखो मेरे पास में 3 एक्सिस है, एक है वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक जेड एक्सिस। आ रही मेरी बातें समझ में? अब मैंने क्या किया, इस वाई एक्सिस के ऊपर 2 लिगेंड को रख दिया, ये पहला लिगेंड है और ये वाला दूसरा लिगेंड है। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने 2 लिगेंड को रख दिया, वाई एक्सिस पर मैंने क्या किया, 2 लिगेंड को रख दिया। अब और मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस के ऊपर भी मैंने 2 लिगेंड को रख दिया, ये पहला लिगेंड और ये एक्स एक्सिस के ऊपर दूसरा लिगेंड। एक्स एक्सिस पर भी मैंने क्या किया, 2 लिगेंड को रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, जेड एक्सिस के ऊपर भी मैं 2 लिगेंड को रखूँगा, ये पहला लिगेंड और ये वाला दूसरा लिगेंड। यूँ जेड एक्सिस के ऊपर भी मैंने क्या किया, 2 लिगेंड को रख दिया ऐसे। आ रही मेरी बातें समझ में? मतलब मैंने एक एरिया तैयार किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मैंने 2 लिगेंड रख दिए, वाई एक्सिस पर मैंने 2 लिगेंड रख दिए, जेड एक्सिस पर मैंने 2 लिगेंड को रख दिया। इन लिगेंड का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, जैसे मैं आपको बताऊँ, देखो ध्यान से। इन लिगेंड का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, देखो ये तो हो गई वाई एक्सिस, सॉरी ये तो हो गई एक्स एक्सिस, यहाँ पर 2 लिगेंड है, ये रहे। ये वाली हो गई वाई एक्सिस, यहाँ पर 2 लिगेंड है। ये वाली हो गई जेड एक्सिस, यहाँ पर 2 लिगेंड है। एक्स एक्सिस 2 लिगेंड, वाई एक्सिस 2 लिगेंड, जेड एक्सिस 2 लिगेंड। अब देखो शेप कौन सी बन रही, ध्यान से समझो। 2 लिगेंड ये रहे, 2 लिगेंड ये रहे, 2 लिगेंड ये रहे। शेप कुछ ऐसी बन रही, मैं दिखाऊँ आपको। शेप कुछ इस प्रकार की बन रही है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको अभी, ऐसी। देखो ध्यान से, ये तो रहा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, यूँ, ये रहा जेड एक्सिस ऐसा आपकी तरफ, और एक है, एक लिगेंड है मेरी तरफ। अब देखो ध्यान से खुद ही आप, एक्स एक्सिस के ऊपर 2 लिगेंड को रख दिया, सॉरी वाई एक्सिस पर 2 लिगेंड को रख दिया, वाई एक्सिस पर 2 लिगेंड को रख दिया, और मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पर 2 लिगेंड को रख दिया, जेड एक्सिस पर 2 लिगेंड को रख दिया। एक मेरी तरफ है और एक आपकी तरफ है ऐसे। टोटल कितने लिगेंड हो गए, देखो 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। एक तो ये रहा और एक मेरे पास में ये रहा ऐसे। टोटल कितने लिगेंड हो गए, 6 लिगेंड। देख पा रहे हो आप मेरे अकॉर्डिंग, ऐसे ऐसा 6 लिगेंड हुए कि नहीं हुए। 2 लिगेंड है वाई एक्सिस पर, 2 लिगेंड है एक्स एक्सिस पर और 2 लिगेंड है जेड एक्सिस पर। यूँ ये कुछ ऐसा बन रहा है। अब ऐसी शेप किसकी होती है, देखो ध्यान से, ये वाली शेप किसकी होती है, ये होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। किसकी हो रही है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की शेप बन रही है यहाँ पर। देखो ध्यान से, 6 लिगेंड है और 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल शेप बना रहे हैं, जिनमें से 2 लिगेंड तो है वाई एक्सिस पर, 2 लिगेंड है एक्स एक्सिस पर और 2 लिगेंड है जेड एक्सिस पर। अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे की बात करते हैं। अपन को पता है कि जो एक्स एक्सिस होता है और जो वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एक ऑर्बिटल आते हैं। ये वाला ऑर्बिटल आता है कि नहीं आता। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो ऑर्बिटल आते हैं तो उस ऑर्बिटल को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, DX² Y² बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि
जो वाई एक्सिस पर जो लिगेंड आ रहा है, वाई एक्सिस की तरफ से जो लिगेंड आ रहा है वो इस ऑर्बिटल के रास्ते से आ रहा है। मतलब कि लिगेंड की डायरेक्शन किस तरफ है, इन दो लिगेंड की डायरेक्शन किस तरफ है, इन दो लिगेंड की डायरेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल है उसकी तरफ है। आ रहा समझ में? इन दो लिगेंड की डायरेक्शन कहाँ पर है, वाई एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल है उसकी तरफ है। और इन दो लिगेंड की डायरेक्शन कहाँ पर है, इन दो लिगेंड की डायरेक्शन है जो एक्स एक्सिस पर जो ऑर्बिटल है उसकी तरफ है। कुल मिलाकर मैं बोल दूँ इन चारों लिगेंड की डायरेक्शन कौन से ऑर्बिटल की तरफ है, चारों लिगेंड की डायरेक्शन है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की तरफ है। अपन इसको तो बोलते हैं ना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये चारों के चारों लिगेंड भी किस तरफ आ रहे हैं, इन ऑर्बिटल्स की तरफ ही आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, इन चारों लिगेंड के कारण इस कंप्लीट ऑर्बिटल पर कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस ऑर्बिटल के पास भी कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इन चारों लिगेंड के कारण एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो ऑर्बिटल आ रहे हैं उन पर क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो चार लिगेंड तो कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहे हैं। और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन पर कौन है, ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आया होगा। अब देखो आगे की बात करते हैं। बाकी के जो दो लिगेंड है इसको मैंने मान लिया एक बार जेड एक्सिस, मान के चलो ये कौन है, जेड एक्सिस है। बाकी की और इस जेड एक्सिस के ऊपर देखो ऑर्बिटल यूं होते हैं, ये पहला ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल होता है ऐसे बीच में। इस जेड एक्सिस की तरफ भी दो लिगेंड आ रहे हैं, आप देख सकते हो। जेड एक्सिस की तरफ पहला लिगेंड और ये दूसरा लिगेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। यह लिगेंड कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं, यह लिगेंड उस डायरेक्शन में आ रहे हैं जिस डायरेक्शन में डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आता है। मतलब यह लिगेंड जेड एक्स की दिशा की तरफ आ रहे, यूं आ रहे अपनी तरफ ऐसे। ये पहला लिगेंड और ये दूसरा लिगेंड ऐसे आ रहे, ये पहला लिगेंड और ये दूसरा लिगेंड। मतलब एक लिगेंड आपकी तरफ से आ रहा है और एक लिगेंड मेरी तरफ से आ रहा है, ऐसा। आ रही मेरी बात समझ में? ये जो चार लिगेंड है, ये चार लिगेंड का रिपल्सन किसके ऊपर लग रहा है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल पर। और ये जो बाकी के दो लिगेंड है, इन दो लिगेंड के कारण रिपल्सन किसके ऊपर आ रहा है, डी जेड स्क्वायर पर आ रहा है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि जो 6 लिगेंड है, यह 6 लिगेंड उस डायरेक्शन से आते हैं जिस डायरेक्शन में क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल आएंगे। एक तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आएगा। आ रही यहाँ तक मेरी बात समझ में? मतलब कि ऑन द एक्सिस पर जो ऑर्बिटल है, ऑन द एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल है, ये तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। और एक ऑर्बिटल कहाँ पर होता है, डी जेड एक्सिस पर होता है और एक होता है बीच में यूं। मतलब कि जो 6 लिगेंड है, यह 6 लिगेंड उन ऑर्बिटल्स की तरफ आ रहे हैं जो ऑर्बिटल्स कहाँ पर हैं, ऑन द एक्सिस है। मतलब कि ऑन द एक्सिस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, ऑन द एक्सिस पर प्रेजेंट ऑर्बिटल पर रिपल्सन फोर्स लिगेंड का ज़्यादा लग रहा है। लग रहा कि नहीं लग रहा? बाकी के जो 3 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, एक्सिस के बीच में, यहाँ पर इन एक्सिस के बीच में है, यहाँ पर ऐसा एक्सिस के बीच में है। देखो मैं इसको थोड़ा सा स्टार से बना दूँ। बाकी के कहाँ पर है, एक्सिस के बीच में, यूँ एक्सिस के बीच में है, ऐसा एक्सिस के बीच में है। और आप देख पा रहे हो एक्सिस के बीच में कोई भी लिगेंड नहीं आ रहा। एक्सिस के यहाँ से कोई लिगेंड थोड़ी आ रहा है, यहाँ से कोई लिगेंड थोड़ी आ रहा है, एक्सिस के बीच में से कोई लिगेंड नहीं आ रहा। देख लो खुद ही आप कि एक्सिस के बीच से कोई भी लिगेंड नहीं आ रहा। जो लिगेंड आ रहे हैं वो या 2 लिगेंड तो एक्स एक्स की तरफ आ रहे हैं, 2 लिगेंड वाई एक्स की तरफ आ रहे हैं, 2 लिगेंड जेड एक्स की तरफ आ रहे हैं। और इन एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स पर कौन है, ऑर्बिटल्स है। मतलब कि लिगेंड का जो रिपल्सन फोर्स है
वो उन ऑर्बिटल्स पर ज़्यादा लग रहा है जो ऑन द एक्सिस है, और उन ऑर्बिटल्स पर कम लग रहा है जो बिटवीन द एक्सिस है, जो कहाँ पर है, बिटवीन द एक्सिस है। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि रिपल्सन फोर्स ऑन द एक्सिस पर जो ऑर्बिटल है उन पर ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। मतलब कि ऑन द एक्सिस पर जो ऑर्बिटल है उसी डायरेक्शन में कौन आ रहा है, लिगेंड आ रहा है। तो ऑन द एक्सिस पर प्रेजेंट ऑर्बिटल्स पर रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लग रहा है, और ऑन द एक्सिस पर केवल दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, dx², y² और dz²। आ रही मेरी बात समझ में? मतलब कि इन दोनों ऑर्बिटल्स पर रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लगेगा, इन तीन ऑर्बिटल्स पर रिपल्सन फोर्स कम लगता है। जब रिपल्सन फोर्स इन दो ऑर्बिटल्स पर ज़्यादा लगेगा तो इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हायर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे, और इन पर रिपल्सन फोर्स कम लग रहा है तो ये वाला अपने आप लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन आगे की बात करते हैं कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अब डी ऑर्बिटल किस प्रकार से स्प्लिट होंगे, वो देखो ध्यान से। ये अपने पास में डी ऑर्बिटल है, ये कौन है अपने पास में, डी ऑर्बिटल, यूं ये है डी ऑर्बिटल। ये तो कौन सा हुआ है, dxy, dyz, dzx, dx², y² और dz²। ये अपने पास में ऑर्बिटल है। इन ऑर्बिटल्स को अपन बोलते हैं T2g, और इन ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलते हैं, Eg। अब जैसे ही कोई लिगेंड इन ऑर्बिटल्स के पास में आएगा, देखो सबसे पहले ये जो ऑर्बिटल है ये डीजनरेट है, डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब क्या होगा, सेम एनर्जी लेवल के हैं, सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी सेम है। अब जैसे ही इनके पास में लिगेंड आ रहा है, इन पांचों डी ऑर्बिटल के पास में जैसे ही कोई लिगेंड आया तो इन डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है। थोड़ी सी इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यू। ये थोड़े से हायर एनर्जी लेवल में थोड़ा सा एनर्जी लेवल चेंज होगा। अब ये जो 6 लिगेंड है, यह 6 लिगेंड कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं, देखो आप खुद ही देख सकते हो। यह 6 लिगेंड उस डायरेक्शन में आ रहे हैं जहाँ पर ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस पर है। मतलब कि 6 लिगेंड उस डायरेक्शन में आते हैं जहाँ पर ऑर्बिटल कहाँ पर है, ऑन द एक्सिस पर है। और ऑन द एक्सिस पर कौन से ऑर्बिटल आते हैं, dx² और dy² और dz²। दो ऑर्बिटल आते हैं, dx², y² और dz²। तो इन लिगेंड का जो रिपल्सन फोर्स है वो इन ऑर्बिटल्स पर ज़्यादा लगता है। आ रही मेरी बात समझ में? लिगेंड का रिपल्सन फोर्स ऑन द एक्सिस पर जो ऑर्बिटल्स है उन पर ज़्यादा लगेगा, और बिटवीन द एक्सिस पर जो ऑर्बिटल है उन पर कम लगेगा। जिन ऑर्बिटल्स पर रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लगता है वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, यूं ऐसा। वो कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल पर। और रिपल्सन फोर्स ज़्यादा किस पर लग रहा है, रिपल्सन फोर्स उन ऑर्बिटल्स पर ज़्यादा लग रहा है जो ऑन द एक्सिस है। ऑन द एक्सिस पर दो ही ऑर्बिटल होते हैं, dx², y² और dz²। तो मतलब ये रिपल्सन के कारण हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। और जो बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल है, इन बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल की तरफ से कोई भी लिगेंड नहीं आ रहा, तो इन पर रिपल्सन कम लगेगा और ये लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, यूँ। मतलब कि जो दो ऑर्बिटल है, कौन कौन से, dx², y² और dz², ये तो कहाँ चले गए, हायर एनर्जी लेवल पर। क्यों, इन पर रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लगा। बाकी के 3 ऑर्बिटल है, कौन से, dxy, dyz और dzx, इन पर रिपल्सन फोर्स कम लगा तो ये लोअर एनर्जी लेवल पर चले गए। इनको अपन बोलते हैं Eg ऑर्बिटल, इनको अपन बोलते हैं T2g ऑर्बिटल। Eg और T2g ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इस एनर्जी गैप को अपन बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल्टा O।
और डेल्टा ओ इक्वल होता है 10 dq के इक्वल। कितना होगा? 10 dq के इक्वल होता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा। और देख लो, इतना जो एनर्जी गैप है, इतना यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है वो होता है प्लस 0.4 डेल्टा ओ के इक्वल, और ये वाला जो एनर्जी गैप है वो होता है माइनस 0.6 डेल्टा ओ के इक्वल। आ रही मेरी बात समझ में? तो एक डी ऑर्बिटल के अंदर जब कोई कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होता है तो उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डी ऑर्बिटल होगा, उन डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऐसी होती है जिसमें से वे ऑर्बिटल जो लिगेंड के रास्ते में आते हैं, और लिगेंड के रास्ते में कौन से आ रहे हैं? ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल। इन पर ज़्यादा रिपल्सन फोर्स लगेगा तो ये हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। जो बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं उन पर कम रिपल्सन फोर्स लगेगा तो ये लोअर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। Eg और T2g ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप होगा उसको अपन बोलते हैं डेल्टा O, और O का मतलब यहाँ पर होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि एक डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कैसी होती है। अब मेरे अकॉर्डिंग किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब अपन देखो, इसको ये तक रोक रहा हूँ, पहले अपन थ्योरी लिखेंगे, फिर आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। चलो ठीक है, बातें करते हैं इनकी, मिटा दूँ इनको। तो अब थ्योरी के ऊपर आते हैं। थ्योरी के ऊपर अपन बात करते हैं। अब देखो CFT के लिए थ्योरी क्या बोलती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, वो अपन को देखना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो अपन बात करते हैं आगे की। अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है CFT ऑक्टाहेड्रल के लिए, वो लिखो वी नो डेट, ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू CFT, अकॉर्डिंग टू CFT, according to CFT crystal field theory, d orbitals is 5 type. D orbitals is 5 type in which 3 d orbitals like as dxy, dyz and dzx consist between the axis and other two orbitals like dx square y square and dz square consist on the axis, मतलब कि जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से dxy, dyz और dzx तो कहाँ पर होते हैं? बिटवीन द एक्सिस पर होते हैं, और अदर 2 ऑर्बिटल्स dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर कहाँ पर होंगे? ऑन द एक्सिस के ऊपर होते हैं। फिर अपन आगे लिखते हैं, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, in octahedral complex 6 ligand is surrounding on metal ion is surrounding on metal ion
एंड सराउंडिंग ऑन मेटल आयन, आगे लिखोगे आप, एंड एग्जिस्ट इन ऑन द थ्री एक्सिस। मतलब कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो 6 लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन के सराउंडिंग में होते हैं और कहाँ पर एग्जिस्ट होंगे, वो ऑन द 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस के ऊपर सराउंडिंग होते हैं, तीनों ही एक्सिस के ऊपर सराउंडिंग होते हैं। उसके बाद में आप लिखोगे आगे लिखो इसके अंदर on the axis due to ऐसा लिखो आप इसके अंदर, एक्सिस के ऊपर होते हैं। फिर इसके अंदर आप लिखोगे रिपल्सन, ऐसा लिखो ड्यू टू रिपल्सन होगा किसके बीच में, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लिगेंड, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लिगेंड एंड d orbitals the energy of d orbitals will be changed। उसके बाद में अपन ने क्या लिखा कि ड्यू टू रिपल्सन के कारण, किसके बीच का रिपल्सन, लिगेंड और डी ऑर्बिटल्स के बीच का जो रिपल्सन है, इस रिपल्सन के कारण जो डी ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। फिर आगे आप लिखो इसके अंदर, नेक्स्ट लाइन से आप लिखोगे वी नो डेट, ऐसा लिखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल फील मोर रिपल्सन बिकॉज that orbital exist in ligands way। मतलब कि जो आप खुद देख पा रहे हो कि जो डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है वो ज़्यादा रिपल्सन को फील कर रहे हैं। ये जो ऑर्बिटल है जो एक्सिस के ऊपर है, मतलब कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है वो मोर रिपल्सन फील करते हैं। क्यों? क्योंकि यह ऑर्बिटल इस लिगेंड के रास्ते में आते हैं। इसलिए मैंने क्या लिखाया कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल फील मोर रिपल्सन बिकॉज दैट ऑर्बिटल एग्जिस्ट इन लिगेंड्स वे। मतलब ये कहाँ पर एग्जिस्ट होते हैं? लिगेंड के रास्ते में एग्जिस्ट होते हैं। फिर आप आगे लिखोगे, चलो यहाँ तक लिखो, फिर मैं, क्योंकि इसको तो अपन को समझाना, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, एक बार यहाँ तक लिखो आप, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा। यहाँ तक लिखो आप, चलो ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट मिटा दूँ मैं, क्योंकि उसको अपन को यूज़ करना है, उधर वाले पोर्शन को अपन को यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ, whereas dxy, dyx, dyz and dzx orbitals feel less repulsion
because that orbitals exist in between the axes। समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पर ये जो बिटवीन द एक्सिस पर जो लिगेंड ऑर्बिटल आते हैं, यह ऑर्बिटल लेस रिपल्सन फील करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई भी लिगेंड नहीं आ रहा। आगे लिखो, ड्यू टू मोर रिपल्सन dx square y square and dz square orbitals are exist ऐसा लिखो, पहले एक लाइन ऐसा लिखो आप, ड्यू टू रिपल्सन, ऐसा लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू दिस रिपल्सन फोर्स d orbitals will be split। इस रिपल्सन से d ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। d orbitals will be split and dx square y square and dz square orbitals exist in higher energy level because that orbital feel more repulsion, force, then it is called T2z easy orbital। easy orbital मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा कि इस रिपल्सन फोर्स के कारण इस d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, और जो dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल है वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। कारण क्या है हायर एनर्जी लेवल में जाने का? क्योंकि इनके ऊपर मोर रिपल्सन लग रहा है, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड इजी ऑर्बिटल। एंड नेक्स्ट लाइन से लिखोगे आप, एंड dxy dyz एंड dzx ऑर्बिटल एग्जिस्ट इन lower energy level because it feel less repulsion force then it is called T2z orbital। मतलब समझ में ये भी आ गया होगा कि जो बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल है dx स्क्वायर y स्क्वायर dxy dyx dyz और dzx, इनके बीच में कोई भी लिगेंड नहीं आ रहा। मतलब ये लेस रिपल्सन को फील करेंगे, जिसके कारण ये लोअर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। और इनको क्या बोल दिया? T2z ऑर्बिटल। इनको क्या बोल दिया? इजी ऑर्बिटल बोल दिया। आ रही इतना समझ में? चलो यहाँ तक नोट करो, फिर अपन आगे की बातें देखते हैं। यहाँ तक सभी नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ तक हो गया सबका नोट? चलो आगे लिखते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट को। मिटा दूँ इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप।
देखो जो एनर्जी गैप बिटवीन Eg एंड T2z orbital is called crystal field energy. crystal field splitting energy CFSE। मतलब Eg और T2z ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप उसको अपन क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं। which are denoted by डेल्टा O, और यहाँ पर O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, उसको अपन बोलते हैं डेल्टा O बोलते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो आप बनाओ ऑक्टाहेड्रल को समझने के लिए, इसको तो बनाओ समझने के लिए ताकि आपको पता चल सके रिपल्सन कैसे हो रहा है। और ये हो गई स्प्लिटिंग। इस स्प्लिटिंग को मैं थोड़ा अच्छा से लिख दूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से, मैं स्प्लिटिंग कैसे होती है फिर बता रहा हूँ। ये मान के चलो आपके पास में d ऑर्बिटल है, ये फर्स्ट, सेकंड, 4, 5, इसका तो देखो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो d ऑर्बिटल है, इसमें से एक का नाम है dxy, एक है dyz और एक है dzx। इनको अपन क्या बोलते हैं, T2z ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, T2z। एक कौन सा है dx² y² और एक है dz², इनको अपन क्या बोलते हैं, इजी बोलते हैं। ये है d ऑर्बिटल, कौन है, d ऑर्बिटल है। d जनरेट है ना, क्योंकि एनर्जी सेम है तो बोल दिया d जनरेट है। d जनरेट का मतलब सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी के हैं। अब जैसे ही इन ऑर्बिटल्स के पास में कोई लिगेंड आता है तो यह कहाँ चले जाएंगे, ये थोड़े से हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। 1 2 3 4 ऐसे, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, ऐसे लिख देना, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड की प्रेजेंस में ये हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 6 लिगेंड है, ये 6 लिगेंड उन ऑर्बिटल्स पर रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं जो ऑर्बिटल कहाँ पर आ रहे हैं, ऑन द एक्सिस पर आ रहे हैं। और ऑन द एक्सिस पर 2 ही ऑर्बिटल्स आते हैं, कौन कौन से, dx² y² और dz²। तो इन पर रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ये हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। यूँ ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे हायर एनर्जी लेवल के ऊपर ऐसा। बाकी कहाँ चले जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल पर, इन पर रिपल्सन फोर्स कम लग रहा है ऐसे। तो इसको तो मैंने क्या बोल दिया, ये तो कौन सा हो गया, इजी ऑर्बिटल, ये तो कौन सा हो गया, इजी, और ये कौन सा हो गया, T2z। इसके अंदर कौन कौन सा, dxy, dyz, dzx, ये हो गया dx² y² और dz², ये कौन सा है, इजी है, और ये कौन सा है, T2z है। Eg और T2z के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इस एनर्जी गैप को अपन क्या बोलते हैं, इस एनर्जी गैप को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, वो भी सुन लो। Eg और T2z के बीच का जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को अपन बोलते हैं CFSE, मतलब डेल्टा O। डेल्टा O इक्वल होता है 10 dq। dq एक यूनिट है CFSE की, ठीक है ना। और सुन लो, जैसे इसका हाफ करता हूँ, मतलब यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है वो कितना होता है, 0.4 डेल्टा O के इक्वल होता है। और ये जो एनर्जी गैप है, यह एनर्जी गैप कितना होगा, -0.6 डेल्टा O के इक्वल होगा। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्प्लिटिंग कैसी होती है। जो इजी ऑर्बिटल है,
जो इजी ऑर्बिटल है वो तो हाइयर एनर्जी लेवल में रहेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और जो T2G ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी लेवल में रहेगा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सही दिखा दूँ, आपको एक ऑर्बिटल नहीं दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पर सारे ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑर्बिटल ये रहे, ये 5 ऑर्बिटल्स है, डीजनरेट है क्योंकि यहाँ पर लिगेंड नहीं है। जैसे ही इनके पास में कोई लिगेंड आया तो इनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इन लिगेंड के रास्तों में जो ऑर्बिटल आ रहे हैं उन ऑर्बिटल्स पर ज़्यादा रिपल्सन फोर्स लगता है। कौन सा आ रहा है? वो ऑर्बिटल आ रहे हैं जो ऑन द एक्सिस होते हैं। ऑन द एक्सिस पर 2 ही ऑर्बिटल है, dx², y² और dz²। तो ये तो चला गया हाइयर एनर्जी लेवल पर और ये आ गया लोअर एनर्जी लेवल पर। Ag और T2G के बीच का गैप होता है 10dq के इक्वल। यहाँ का ये जो एनर्जी गैप होता है 0.4 डेल्टा ओ के इक्वल और ये होता है 0.6 डेल्टा ओ के इक्वल। और एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस टाइप की स्प्लिटिंग होती है जिसमें से Eg ऑर्बिटल तो हाइयर एनर्जी लेवल पर और T2G ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है सब कुछ मैंने समझा दिया, रट्टा आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो चलो यहाँ तक इसको नोट करो, इसके नीचे ये ऑर्बिटल्स बना लेना, इसको समझने के लिए बना लेना भाई, इसको नहीं उतारना। इसकी जगह मैंने अच्छा सा बना दिया डायग्राम स्प्लिटिंग का, ये लो। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हो स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलो उतारो इसको यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक नोट करने के बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट के बिना CFSE को पढ़ना गलत बात होती है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप इसको लगाओ वेरी 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 इम्पोर्टेंट SP पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट SP पॉइंट है। देखो SP पॉइंट क्या बोलता है, इफ ऐसा लिखना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज present, if strong ligand is present in complex then splitting of d orbitals is more. That means value of delta O is increase. That means value of CFSE is increase. And weak ligand and weak filled ligand FIELD and weak filled, strong filled लिख देना यहाँ पर, strong filled and weak filled ligand is present in complex then splitting of d orbitals is less. That means value of delta O is decrease. That means value of CFSE
इज डिक्रीज। अब समझो भाई इस बात को, क्या बताया मैंने कि इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स देन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इज मोर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ऐसा लिखो। देन मोर, थोड़ा सही लिख दूँ भाई इस लाइन को, थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो गया अपना। देन मोर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और ये इसको भी सही करना। देन लेस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, that means value of डेल्टा ओ इज डिक्रीज, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ CFS इज डिक्रीज। समझो इस बात को कि अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसको मिटा दूं मैं एक बार, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स में कौन सा लिगेंड प्रेजेंट हो, कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो। कैसे हो देखो ध्यान से, ये मान के चलो कोई डी ऑर्बिटल है, ये कौन है, डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल हो गया ऐसा। और इस डी ऑर्बिटल में मान के चलो कोई कॉम्प्लेक्स का डी ऑर्बिटल है और यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है। लिगेंड कौन सा प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहाँ लिख दूँ मैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होगा तो ये स्प्लिटिंग को काफ़ी ज़्यादा करेगा, काफ़ी ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स की। यूँ ये T2G ऑर्बिटल, ये कौन सा हो गया EG ऑर्बिटल, और ये हो गया T2G ऑर्बिटल। यूँ जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होगा तो स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स की ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज़्यादा होने का मतलब EG और T2G के बीच का जो एनर्जी गैप है, मतलब डेल्टा O, ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास में वीक लिगेंड प्रेजेंट है, वीक लिगेंड प्रेजेंट होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, ऐसा। वीक लिगेंड प्रेजेंट है तो स्प्लिटिंग कम होगी। स्प्लिटिंग कम का मतलब EG और T2G ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में यहाँ तक। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा करेगा, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम करेगा। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इस पॉइंट को समझने में। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर मैं एक चीज़ और समझाऊंगा आपको यहीं पर ही। यहाँ तक इसको नोट करो फटाफट। अच्छा, यहाँ तक नोट करने के बाद में अब चीज़ सुनो, इसका मतलब क्या है, ये अपन को क्यों इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल पॉइंट। मान के चलो आपके पास में जो डी ऑर्बिटल है, लिख देना आप यहाँ पर, आपके पास में जो डी ऑर्बिटल है, इस डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये 5 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब आपको क्या करना है, इन डी ऑर्बिटल्स में इन 5 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। अब देखो अरेंज कैसे करोगे आप। सबसे पहले क्या करोगे, हुन्स लॉ को फॉलो करते हो ना, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 ऐसे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन आपको भरना है। आपको हुन्स लॉ का रूल भी फॉलो करना है कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब प्रत्येक ऑर्बिटल में भरो। इसमें भर दिया, इसमें हो गया, इसमें हो गया। अब रूल क्या बोलेगा, एक इलेक्ट्रॉन अब इसमें भरो। ये तो ना सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना अपन को, जो इसमें किया वो इसमें कर दो। लेकिन यहाँ पर देखो दिक्कत क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण डी ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के पास में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रास्ते को पार कर ले। मतलब इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा एनर्जी गैप के अंदर जंप नहीं कर सकता इस EG ऑर्बिटल में। मतलब कोई भी आप इलेक्ट्रॉन को, 4th इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फील नहीं कर सकते, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन के पास में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो T2g ऑर्बिटल से Eg ऑर्बिटल में चला जाए, क्योंकि एनर्जी गैप बच्चों काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आप 4th इलेक्ट्रॉन भी कहाँ फील करोगे, यहीं पर ही। 5 इलेक्ट्रॉन भी कहाँ फील करोगे, यहीं पर ही। 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको भी यहीं करो। जब ऑर्बिटल पूरा भर जाए तब तो कोई रास्ता ही नहीं है और इलेक्ट्रॉन भरने का, तब तो इसमें भरना ही पड़ेगा। लेकिन जब एनर्जी गैप ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन आपके पास में ऑर्बिटल वैकेंट हो, तब इलेक्ट्रॉन कभी भी इस हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएगा। अब देखो ध्यान से इधर, वही 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करने हैं, तो हुंड्स के लॉ को देखो 1 2 3। अब 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक तो नहीं जा सकता क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा है, लेकिन 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक तो जा सकता है ना, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसमें एनर्जी गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन के पास में इतनी एनर्जी तो होती है कि वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाए। तो 1 2 3 4 और 5 ऐसा। अब देखो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में पूरा का पूरा सिस्टम ही अपना चेंज हो गया। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब देखो इस कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया। देखो आपने T2g के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन भरा, 2 2 4 एंड 5, तो T2g 5 और Eg में कितना भरा 0। तो इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आया, T2g 5 और Eg 0। लेकिन जब लिगेंड वीक है तो वीक लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, T2g के अंदर कितने भर दिए 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में कितने भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब देख लो खुद ही आप कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है और वीक लिगेंड किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है। इसका अगर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालोगे तो कुछ अलग आएगी और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालोगे तो कुछ अलग आएगी। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी लगभग 1.83 के लगभग और इसकी आएगी 5.08 के लगभग, 5.83 के लगभग। इसका मैग्नेटिक मोमेंट अलग आएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अलग आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको ये स्पेशल पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसको अगर आप समझने के लिए नोट करना चाहो तो कर सकते हो, समझने के लिए अगर इसको आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार से ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। कल की क्लास में अपन देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसी होती है और चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।